नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर आपको मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट जुड़ेंगे। आपको डेली बेसिस की जो पीडीएफ है वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। जितनी पुरानी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास है 25 तक। इस प्रैक्टिस सेट का कल करा दिया गया था, उसके आगे के क्वेश्चन 26 से। तो पूरे ध्यान से और अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइए। 26 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर। लेक्चर्स ऑन जूरी स्पेंडेस स्प्रेंडेस, ठीक है। ऑस्टिन के साथ कौन सी पुस्तक संबंधित है, तो आपका उत्तर जो दिया गया है आप ऑप्शन नंबर ए लेक्चर्स ऑन जूरी स्पेंड्रेंस, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 27 नंबर 27 नंबर है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्वित होते हैं, बताइए। मतलब निकल जाते हैं। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्वित होते हैं। आपका उत्तर नंबर हो जाएगा बी, कुल सदस्यों के 1/3, ठीक है। इतने सदस्य होते हैं जो राज्यसभा से हर 2 वर्ष में सदन से निर्वित हो जाते हैं। याद रखिए, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। इन चारों में से कौन सा है आपका जो संवैधानिक निकाय आयोग नहीं है। तो आपका योजना आयोग, ठीक है। आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिए। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 29 नंबर है, ध्यान से देखिए। आपका मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, बताइए। मांग के नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब देखिए उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। तो जो ऑप्शन का पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। देखिए जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका 30 नंबर है, ध्यान से देखिए। अच्छे से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। आपको तो धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सभी हैं मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। कौन से? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ये सभी जो है मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 31 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो आपका उत्तर हो जाएगा IRDA द्वारा, ठीक है। जो बीमा क्षेत्र है आपका IRDA द्वारा नियंत्रित किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन जो आपको सी दिया गया है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 32 नंबर, ध्यान से देखिए। 32 नंबर आपका पूछा है किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, बताइए। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। आपको उत्तर हो जाएगा फिनलैंड को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है। 33 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आपको जो ऑप्शन नंबर पर सी दिया गया है, अम्ल के
और विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, बताइए। ठीक है? अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, आपका कथन सही है। तो जो ऑप्शन का सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं, अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, गलत है। अम्ल कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन आपका पास सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 34 नंबर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 34 नंबर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, कोई सबको पता होगा। कंप्यूटर का जनक देखिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए चार्ल्स बेबेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 35 नंबर, 35 नंबर आपका क्या पूछा है। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक है। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, हमको बताना है। तो कपिल देव है। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल इसके लेखक आपके कपिल देव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 36 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 36 नंबर है, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है, बताइए क्या। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ होता है क्या। तो इसका होता है आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सॉरी सी दिया गया है आपका आइडेंटिफाई होगा। आईपीओ का अर्थ क्या होता है, इन इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तब जाएगा 37 नंबर, 37 नंबर देखिए आपका क्या पूछा गया है। 37 संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, बताइए। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम पूछा है, याद रखिएगा भारत के नहीं, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका देखिए वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी है संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम, याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, वेटिकन सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आपका 38 नंबर है, 38 नंबर है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी आपकी नॉल एंड रुस्का ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, नॉल और रुस्का ने। जो ऑप्शन का बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 39 नंबर है, 39 नंबर से क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका कैसा अधिकार है, बताना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका कैसा अधिकार है। तो यह उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसी के साथ आपका 40 नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के अंतिम कौन थे, बताइए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे, अंतिम कौन थे। अंतिम की बात करें तो आपके महावीर जैन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऋषभ देव आपके प्रथम, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ शायद 23वें थे, याद रखिएगा ये भी बात। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर, 24वें तीर्थंकर आपके महावीर जैन थे और पहले आपके ऋषभ देव थे। और आपका 41 नंबर है, याद रखिए। चलिए ध्यान से देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, जो ऑप्शन का बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 42 नंबर है, 42 नंबर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो आपका ये स्थित है भोपाल में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 43 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्तर निकालते हैं,
कहाँ अवस्थित है ये? प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके 56 दक्षिण स्तंभ हैं, इनको बजाने पे उसमें से अलग अलग प्रकार की धुन निकलती है, मतलब आवाज़ निकलती है, इसी को संगीतमय स्तर कहा जाता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 44 नंबर देखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है। 44 है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों से विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है, वायुदाब है, संगठन है, घनत्व है। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो तापमान है। ठीक है, अलग अलग स्तर पर आपका अलग अलग तापमान होता है, उसके वजह से आपका ये सभी विभाजित हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 45 नंबर है, 45 नंबर है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपका 46 नंबर है, 46 नंबर है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? बताइए, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। ठीक है, जो ऑप्शन को बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, 47 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बताइए, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है बिहार में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 48 नंबर देखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है। 48 नंबर है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? बताइए, श्री अरविंदो आश्रम की बात करें तो आपका स्थित है पुदुचेरी में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे टी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके माधवाचार्य। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन का 50 नंबर है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपका है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर वहाँ पे जो डाउट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हैं हम। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए जितना हो सके उतना, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बीएड परीक्षा में एक अपनी सीट पाना चाहता है, गवर्नमेंट सीट, उनकी हेल्प होगी। ठीक है, और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथी।